बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 19 अप्रैल है। इस वीडियो में बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी फायरबंदी की मुद्दत खत्म होने में महज 3 दिन का वक्त बाकी है। बुध की शाम को यह फायरबंदी खत्म हो जाएगी, अनलेस दोनों जानिब से इसको म्यूचुअली बाहमी रजामंदी के साथ एक्सटेंड नहीं किया जाता। और इसी दौरान अब से चंद घंटे पहले रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस, जिसको चकलाला एयरबेस भी कहा जाता है, वहां पर अमरीकी फिजाइया के तैयारे C-17 ग्लोब मास्टर 3 ने लैंडिंग की है। और लैंडिंग के चंद घंटे के बाद यह तैयारा वापस रवाना हो गया है। अब इस सारी डेवलपमेंट को सफारती हलके किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं? पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद बन चुका है। यहां पर क्या तैयारियां हैं और आखिर क्यों पाकिस्तान के सफारती हलके ये जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, पीर के दिन से, इसको आखिरी राउंड से तशबीह दे रहे हैं? आखिरी राउंड के नतीजे में क्या कुछ हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कश्तियां जला देने का अमल शुरू हो चुका है। एक के बाद एक अपनी कश्तियां जलाई जा रही हैं और धमकियों के साथ अब एक नई फिजा कायम हो चुकी है। बिला तमहीद, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, मैं जो है वो तरतीब के साथ आपके सामने इवेंट्स रख देता हूं। कुछ बहुत ही हैरान कुन दिलचस्प चीज़ें अब हो रही हैं। और ये जो हफ्ता है जिसका आगाज़ कल से हो रहा है, अगर इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर जंग होगी बड़ी ही भयानक, बड़ी ही खौफनाक, और उसके हवाले से बड़ी ही एक्सप्लिसिट किस्म की वार्निंग्स दी जा रही हैं इस ईरान के पासदाराने इनकलाब की जानिब से। और जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं और उनका जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, तो दोनों तरफ से मुज़ाकरात का माहौल भरपूर तरीके से बनाया जा रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनका अब से कुछ देर पहले दिया गया वो बयान जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी पर मौजूद है, मैं आपके सामने उसका तर्जुमा भी रख दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटे पहले रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने अपने तौर पर जो अमेरिका पोजीशन लेने जा रहा है इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की, जो अब हतमी नजर आते हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है कि ये जो C-17 ग्लोब मास्टर 3 फ्लाइट रडार डाटा के मुताबिक रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस पर लैंड किया और फिर उसके बाद ये वहां से रवाना हो गया है। ये जहाज जो है वो लॉजिस्टिक्स के लिए और अमरीकी वफ्द के इस्तेमाल के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैमर्स और दीगर अशिया इक्विपमेंट लाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आप जाकर खुद भी इसको सर्च करेंगे तो C-17 ग्लोब मास्टर 3 इसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है अमरीकी फ़िज़ाइया की तरफ से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बावजूद इसके कि अब मुज़ाकरात के हवाले से दोनों किस्म की खबरें आ रही हैं, मुज़ाकरात के कामयाब होने नाकाम होने के हवाले से, लेकिन जो तैयारियां हैं आज रात से जो सिक्योरिटी के एहलकार, उनको पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बुलाया जा रहा है। उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के रेड जोन तक और रावलपिंडी की चकलाला एयरबेस से इस्लामाबाद के रेड जोन तक तैनात करने का अमल शुरू हो चुका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक तरह से इमरजेंसी की सूरत हाल है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गुड्स हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियां, उनको इस्लामाबाद में दाखिले से मना कर दिया गया है। एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एक्सरसाइज किया जाएगा। मुख्तलिफ तालीमी इदारे, वहां पर छुट्टियां दे दी गई हैं, जिसका मतलब तो ये है कि जो कुछ भी हो, मुज़ाकरात जो है वो बहुत जल्द इस्लामाबाद में शुरू होने वाले हैं। और इन मुज़ाकरात को इन्फ्लुएंस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने और फिर जो अमरीकी वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने एक डिफरेंट पोजीशन ली है। और ये पोजीशन ली गई है सिचुएशन रूम जो व्हाइट हाउस में बनाया गया है इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। उसमें एक इमरजेंसी मीटिंग, जिसका मैं तज़किरा गुज़श्ता वीडियो में कर चुका हूँ, वहाँ पर मीटिंग कॉल की गई और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम जो काबीना के लोग हैं इस मौजू से मुतल्लिक उनको बिठाकर गुफ्तगू की। और उसके बाद जो स्कॉट बेसेंट हैं अमरीकी वज़ीर ख़जाना, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, पहले ज़रा वो सुन लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन एक तरफ अमरीका माहौल बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान उसको किस तरीके से काउंटर कर रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले ज़रा सुन लें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। 37 सेकेंड्स का ये वीडियो क्लिप है। Nuclear dust. What does that mean? Are they destroying their nuclear material?
They're turning it over. Can you walk us through what that process looks like, sir? We're taking it. Very simple. Going We're taking in. it. Yeah. With a run. We're going in with a run. Does that mean U.S. boots on the ground to get that? I don't call it boots on the ground. We'll take it after the agreement is signed. There's a big difference before and after. BC. It's before and after. Sir, in the Strait, are there going to be After restrictions? the agreement is signed, it's a lot different than before. We would have taken it. If we didn't have an agreement, we would take it. But I don't think we'll have to. डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, उससे पूछा गया कि क्या ईरान के अपने जोहरी मवाद को हवाले करने पर राजी हो गया है। जिस न्यूक्लियर डस्ट की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, जो उनके अफसूदा यूरेनियम है, क्या उसको हवाले करने पर राजी हो गया? तो इसका क्या मतलब है? क्या वो अपने जोहरी मवाद को ख़त्म कर रहे हैं, वो इसको हवाले कर रहे हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो अमल कैसा होगा, किस तरीके से होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर कहता है कि हम उसे ले रहे हैं, बहुत सादा, हम उसे ले रहे हैं, हाँ ईरान के साथ, हम ईरान के साथ जा रहे हैं। उस पर सवाल होता है कि क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिकी फौजी इसे हासिल करने के लिए ज़मीन पर मौजूद होंगे, ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे ईरान पर? तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इसे मुआहदे पर दस्तखत के बाद लेंगे। इसके बाद, पहले और बाद में बहुत फ़र्क है। BC, ये पहले और बाद का फ़र्क है। और इस सारे मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये मवाद हमने वैसे भी लेना था, लेकिन वो मामला थोड़ा सा मुश्किल और ख़तरनाक होता, लेकिन अब हम ईरान के साथ मुआहदे के बाद ये लेने जा रहे हैं। आगे चलकर मैं इसको कनेक्ट करूंगा जो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और ईरानियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबजादे ने कहा है, वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ स्टोरी सुना रहा है। दूसरी तरफ जो अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना है स्कॉट बेसेंट, मैं उनकी वीडियो नहीं प्ले करता, आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक और काम जो हमने किया है वो ये कि हमने कंपनियों और ममालिक को बता दिया है कि अगर आप ईरानी तेल खरीद रहे हैं या अगर ईरानी पैसा आपके बैंकों में पड़ा है, तो अब हम सेकेंडरी सैंक्शंस, सानवी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। ये इंतहाई सख्त इकदाम है और ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि ये मालियाती तौर पर वैसा ही असर दिखाएगा जैसा हमने अस्करी कार्रवाइयों में देखा था। ईरान दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला सबसे बड़ा मुल्क रहा है। 90% चीन जो है अपनी ज़रूरियात का 90% तेल जो है वो ईरान से ख़रीद रहा था। यानी ईरान बेसिकली, वो कहना कुछ और चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि जो ईरान का 90% तेल है, ईरान जितना तेल प्रोड्यूस करता है उसमें से 90% चाइना ख़रीदता है। और हमारा मानना है कि चीन की तवानाई की ज़रूरियात जो हैं उसका 8% वो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रा है इस जंग के दौरान, लेकिन अब उसमें वक्फा आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 चीनी बैंकों को अमरीकी महकमा ख़जाना की जानिब से ख़त मौसूल हुए हैं। मैं इन बैंकों के नाम जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन हमने उन्हें बता दिया है कि अगर हम ये साबित कर सके कि आपके अकाउंट्स के ज़रिए ईरानी पैसा मुंतकिल हो रहा है, तो हम सानवी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। फिर उनसे सवाल होता है कि क्या आप उन ममालिक के लिए पाबंदियों में किसी किस्म की नरमी पर गौर कर रहे हैं जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, ताकि आपके इत्तहादियों को मजीद तेल मिल सके। ये रूस के तनाजुर में बात हो रही थी, तो उसके ऊपर स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम रूसी तेल पर जनरल लाइसेंस की तजदीद नहीं करेंगे और ना ही हम ईरानी तेल पर जनरल लाइसेंस की तजदीद करेंगे। इसका बड़ा ही वाज़े मतलब जो है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया है, उसने ये फैसला किया है कि जिस तरीके से उसने पहले 40 दिन में जो ऑलरेडी सी बॉर्न हो चुका था, जो समंदर में खुले पानियों में मौजूद था ईरानी तेल, उसको बेचने की इजाज़त दी थी और रूस को तेल फराहम करने की इंडिया को इजाज़त दे दी थी और रूसी तेल के ऊपर से पाबंदियों में नरमी की थी। तो वो अब अमेरिका को शायद ये लगा है कि ये एक लचक का मुजाहरा और नरमी का मुजाहरा उसके गले पड़ गया है। इसको कमज़ोरी से जो है वो ताबीर किया गया है और इन मज़ाकरात में अपनी पोजीशन हार्डन करने के लिए, ज़्यादा सख्त करने के लिए एक सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाते हुए इन पाबंदियों की बात की जा रही है, ताकि अगर मामला ईरान जो है वो अग्री नहीं करता हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर, तो फिर जंग की तरफ जाते हुए उसको ये ख्याल होना चाहिए कि पहले जिस तरीके से आबनाए हुर्मुज़ से तेल उनका गुजर रहा था, बिक रहा था इंटरनेशनल मार्केट में और उनको रेवेन्यू मिल रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। और इस सारी सूरत हाल में अब मैं आपको बताता हूं कि जो धमकियां आ रही हैं दोनों तरफ से शुरू हो गई और ईरान की फायर पावर के हवाले से जो ईरानियन जनरल्स हैं, माजिद मूसवी, उनका अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया है और वो बयान
इस वक्त ईरान की जो पॉस्चरिंग है उसको एक्सप्लेन करता है। हमारे सामने अब ये तफसीलात आ चुकी हैं कि इस सारे मामले में ख़ास तौर पर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी हवालगी के हवाले से रूस ने एक मरतबा फिर बढ़ चढ़कर पेशकश की है कि ईरान की अफज़ूदा शुदा यूरेनियम, अगर इफ़ इट कम्स टू दैट कि ईरान जो है वो बाकी चीज़ों पर राज़ी हो जाता है लेकिन अमेरिका को हवाले करने में पे राज़ी नहीं होता, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और फिर ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि अब वाहिद वॉर ट्रॉफी अगर कोई ले जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के नतीजे में, वो यही है कि वो अपनी आवाम को बताए कि देखें ईरान की एनरिच्ड यूरेनियम जो 60% एनरिच्ड है, बॉम्ब ग्रेड या एटमी हथियार बनाने के काबिल जो है वो यूरेनियम नहीं है, लेकिन उसको भी लेकर जाना उसके लिए एक वॉर ट्रॉफी, एक तमगा होगा जिसको वो फ़ख्र से लहरा कर बता सकेगा कि देखें मैंने ईरान को झुकने पर और हमारी बात मानने पर मजबूर कर दिया, बट रशिया ने इस पे ऑफर कर दी है कि हम ये यूरेनियम जो है वो लेने के लिए तैयार हैं। साथ में हम ये देख रहे हैं कि जो ईरानी जनरल्स हैं उन्होंने ये खबरदार कर दिया है कि अगर ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। एक तीसरी आलमी जंग की पेशगोई ईरानियों की तरफ से की जा रही है, और उसके लिए उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं दिया है बल्कि उनकी जानिब से अब जो डिस्प्ले है ऑफ देयर वेपन्स और उसके हवाले से क्लेम्स और फिर उनकी तस्दीक अमेरिकन मीडिया में वो ये बताती है कि वो ऐसा करने की सलाहियत भी रखते हैं। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा का कहना है कि ईरान पर मुसल्लत शुदा जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। जो बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आलमी जंग में तब्दील होगी, और इसी माह तैयार किए गए, ये सबसे हैरान कुन है, मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। यानी इस वक्फे के दौरान, इस सीज फायर से ऑनवर्ड जो रिप्लेनिशिंग ऑफ ईरानियन स्टॉक पाइल है, जो उसको मजीद बढ़ाने का अमल है, मैन्युफैक्चरिंग का अमल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का, उसकी तस्दीक की जा रही है। मल्टीपल ईरानियन ब्रिगेडियर जनरल्स उनके कमांड में मौजूद लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है बैलिस्टिक मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, वो ऑल अलोंग जारी है, और इसी माह तैयार किए गए मिसाइल्स जो हैं वो अब इस जंग में अपना जलवा दिखाएंगे। इस सारे मामले में आपको मालूम है कि बड़े दावे किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने ये सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन ईरानी जनरल्स जो हैं वो एक अलग ही कहानी सुना रहे हैं। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो दावा कर रहा है कि अमेरिका बैनुल अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, और ये ऑब्वियसली अगर होता है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा ईरान के लिए। तो दोनों तरफ से वो तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं कि जिससे मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर जो उसका माहौल बनाया जाता है, जो उसकी टोन सेट की जाती है, वो करने का अमल अब शुरू हो गया है। इसी में हम देख रहे हैं कि ईरानी सदर का बयान आता है कि किसी मुल्क पर हमारा हमला करने का इरादा नहीं है, लेकिन अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम करेंगे। जंग बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन मुसल्लत की हुई जंग को आखिरी हद तक ले जाना ये हमारे इख्तियार में है। साथ में जो इस वक्त मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का स्टेटमेंट आया है, वो ईरानियन पोजीशन जो है उसकी ट्रू डिपिक्शन नजर आता है। कालीबाफ कहते हैं कि ईरान मुज़ाकरात कर रहा है लेकिन जंग के लिए भी तैयार है, और मैं इसको कल वाली स्टेटमेंट से मिलाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ईरान जो है उसकी पोस्चरिंग अब किस किस्म की है, जिसने सटपटा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप इंतजामिया को। उनको ये मालूम है कि ईरान जो है वो एक टफ नेगोशिएटिंग टीम उसने लॉन्च की है, वो टफ नेगोशिएटर साबित होंगे। लेकिन अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये सरप्राइजिंग है कि ईरान 40 रोज़ा बमबारी, 14,000 से ज़ायद बॉम्ब जो हैं वो बरसाए गए, 11,000 टारगेट्स जो हैं उनके ऊपर बॉम्ब बरसाए गए हैं। ईरान की लीडरशिप को कत्ल किया गया है, उनके जहाज़ों को गिराया गया है, उनके पुलों को, उनके यूनिवर्सिटीज़ को, उनके स्कूल्स को, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को, उनकी ऑयल रिफाइनरी को, उनकी गैस फील्ड को। इतनी भरपूर किस्म की बमबारी और इतनी ख़तरनाक तबाही के मनाजिर के बावजूद ईरान जो है वो आखिर क्यों
ہماری بات ماننے پر راضی نہیں ہے. لیکن یہاں پر باقر کالیباف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تہران جو ہے بیک وقت سفارتکاری میں بھی مصروف ہے اور فوجی تصادم کے لیے بھی تیار ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اپنے دشمنوں پر بھروسہ نہیں کرتا اور کسی بھی جنگ کے لیے تیار ہے. اور یہ ان کا جو ہے ٹیلی وائزڈ ایڈریس ہے. یہ کسی اس کے ساتھ کسی نیوز آرگنائزیشن کے ساتھ گفتگو نہیں ہے، بلکہ ایران کے پورے میڈیا نے اس خطاب کو جو ہے وہ نشر کیا. اس میں کالیباف نے کہا کہ امریکہ دھوکہ دہی کے نتیجے میں مذاکرات کے دوران ہی تیسری مسلط کردہ جنگ شروع ہوئی. انہوں نے مزید کہا یعنی کہ لاسٹ ایئر، ایک تو اس سے پہلے، پھر اس کے بعد لاسٹ ایئر جون میں، اور اب تینوں مرتبہ مذاکرات کا عمل چل رہا تھا جب ایران کے اوپر حملے ہوئے. انہوں نے مزید کہا کہ ماضی کے تنازعات بھی کمانڈروں کے قتل سے شروع ہوئے تھے. انہوں نے نوٹ کیا کہ ایران حالیہ تنازع میں جون 2025 کی 12 روزہ جنگ سے حاصل کردہ تجربے کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے امریکی جو ہیں وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، اور ایرانینز جو ہیں وہ بار بار ایرانین آفیشلز اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے 20 سال تک اس خطے میں، اپنے مشرق میں، اپنے مغرب میں اور اپنے اڑوس پڑوس میں دیگر علاقوں میں امریکہ کی شکستوں کا مطالعہ کیا اور ہم نے اس سے بہت سبق حاصل کیے ہیں. اور اب جو ان کی پالیسی ہے وہ ان لیسنز کے نتیجے میں ان جو انہوں نے لرن کیا ہے یا اب تجربہ دیکھا ہے انہوں نے کہ کس طریقے سے امریکن فورسز جو ہیں ان کو مختلف محاذوں پر شکست ہوئی. اب اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس لرننگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی پالیسی ترتیب دے رہے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ ایران نے منصوبہ بندی، معیار اور عمل درآمد کے لحاظ سے اپنی برتری ثابت کر دی ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اگرچہ دشمن پر اس پر یقین نہ کرے لیکن اس نے میدان جنگ میں اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ ہم نے کیسا ملٹری مسل جو ہے وہ دکھایا ہے. 28 فروری سے شروع ہونے والی جنگ، انہوں نے کہا کہ 180 ڈرونز جو ہیں وہ ہم نے گرائے ہیں امریکہ کے. اسرائیل اور امریکہ دونوں کے 170 اور 180 ڈرونز جو ہیں اس کے درمیان کہیں جو ہے یہ فگر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جدید لڑاکا طیاروں کو گرانے کا عمل جو ہے وہ ہماری آپریشنل تیاریوں کا نتیجہ ہے، اور جو ہمارا ڈسپلے ہے اپنی طاقت کا میدان جنگ میں، اب وہی جو ڈسپلے ہے وہ ہم کر کے دکھائیں گے جو سفارتی میدان ہے، جو مذاکرات کی میز ہے. اور اسی پہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اپنی عوام کو اور پوری دنیا کو یہ خبریں سنا رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ایران کے ساتھ طے ہو گیا ہے، مذاکرات ہوں گے، معاہدہ ہوگا، معاہدے کے نتیجے میں ہماری فورسز آن گراؤنڈ جائیں گی اور گراؤنڈ پر جا کر ایکسکیویٹرز کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ مل کر ہم افسودہ یورینیم ریٹریو کریں گے اور اس کو امریکہ لے کر آئیں گے. لیکن اس پر میں نے گزشتہ روز بھی تذکرہ کیا تھا، جو ایرانی ڈپٹی فارن منسٹر ہیں سعید خطیب زادے، انہوں نے کہا ہے کہ ملک کا کوئی بھی افسودہ یورینیم امریکہ نہیں بھیجا جائے گا. اور یہ سوال کہ یورینیم جو ہے انریچمنٹ ایران ترک کر سکتا ہے یا پھر اس کی افسودہ شدہ یورینیم امریکہ جا سکتی ہے، یہ اوپن فار ڈسکشن ہی نہیں ہے، یہ بحث کے لیے کھلا ہی نہیں ہے، یہ وہ نکات ہی نہیں ہیں. ہم نے صرف ان 10 نکات پر بات کرنی ہے جو پاکستان کے ذریعے ہم نے امریکہ کو کمیونیکیٹ کیے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے اگری کیا تھا. تو یہ پوزیشن اور یہ پوسچرنگ بڑا واضح کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوگا. اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ اگر ایران جو ہے وہ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرے اور مذاکرات میں امریکی جو مطالبات ہیں ان کو ماننے کی جانب مائل ہو تو بہت جلد اسلام آباد ایکارڈ سائن ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا. اور ممکنہ طور پر اگر کوئی بڑی وار ٹرافی ملتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ خود اسلام آباد آ سکتے ہیں اس معاہدے پر دستخط کے لیے. مسعود پزشکیان ایرانین پریزیڈنٹ وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے. جب ہم سفارتی حلقوں میں جو اس تمام مخاصمت کو جانتے ہیں، اس لڑائی کی جڑ کو جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہونے کا امکان کہیں زیادہ ہے
کسی مذاکرات کے نتیجے میں ڈیل، اور اگر کوئی ڈیل ہوتی بھی ہے تو وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہوگی، امریکہ اس کو وائلیٹ کرے گا، کیونکہ ایران اس سارے معاملے میں اس وقت یہ لگتا ہے ایران کو کہ ہمیں ایک اپر ہینڈ ہے، ہمارا جو اس وقت جنگ ہے، اس جنگ کے 40 روز میں ہم نے جو جواں مردی کا، دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، سرپرائز کیا ہے امریکہ کو، اسرائیل کو، اس کے اتحادیوں کو، اور ہمارے پاس ابھی بھی جو ڈرونز کا سٹاک پائل موجود ہے، بیلسٹک میزائلز کا سٹاک پائل موجود ہے، وہ جس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتا ہے، جس برے طریقے سے امریکہ کو، امریکی اہداف کو ہرٹ کر سکتا ہے اس ریجن میں، تو امریکہ کے پاس ہماری باتیں ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگر کوئی ڈیل ہوتی بھی ہے تو اس ڈیل کا ایک لانگ لاسٹنگ ڈیل ہونا وہ ان کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اسرائیل انہوں نے کہا کہ باز نہیں رہے گا، اور ابھی بھی اسرائیل نے بھرپور کوشش کی ہے، حتی الوسع کوشش کی ہے کہ امریکہ اس جنگ میں موجود رہے، دیگر عرب ممالک اس میں شامل ہوں اور ایران کو ایک کرشنگ ڈیفیٹ سے دوچار کیا جائے۔ لبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں اسی ضمن میں تھیں، اور فرام ڈے ون بہت سارے ایسے اٹیکس ہیں جس کو ایران نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا موساد کا، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے اوپر وہ الزامات بھی لگائے جائیں یا وہ اقدامات بھی ایران کے کھاتے میں ڈالے جائیں جو ایران نہیں کر رہا، کیونکہ ایران نے کہا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم اب اس مرحلے پر پہنچیں گے بھی کہ جہاں پر اگر ایرانین ڈیلیگیشن جو اگرچہ فلی امپاورڈ نظر آتا ہے، کیونکہ فرسٹ جو مذاکرات کا راؤنڈ ہے اس کے نتیجے میں یہ بات کنفرم کی گئی تمام جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے ان کی طرف سے کہ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق جو ہے وہ یہ صرف ایرانی ڈیلیگیشن کا یا اس میں موجود لوگوں کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس تمام عمل کے دوران وہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور سو مچ سو ایرانین ڈیلیگیشن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے نیتن یاہو سے بھی مذاکرات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں پر اپروول لیا۔ تو ایک طرف جے ڈی وینس جن کو تمام معاملات پر امریکہ سے نوٹ چاہیے، دوسری طرف ایرانین ڈیلیگیشن اس کو ایک بھی مرتبہ تہران میں کسی سے رابطہ نہیں کرنا پڑا، ان کو معلوم تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں اور کیا کچھ ان کی ڈیمانڈ لسٹ میں موجود ہے، لیکن ابھی بھی جو ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران جو ہے وہ کسی کمزور ڈیل پر راضی ہو گیا تو اس ڈیل کے اوپر امپلیمنٹیشن ایران میں بھی ایک ریٹیلیشن آ سکتا ہے، کیونکہ ایور سنس دس وار بگین ایران جو ہے اس میں ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی کے تحت ان کی جو فوج ہے اس کو 31 کمانڈز میں بانٹ دیا گیا، 31 فوجوں میں کنورٹ ہو گئی، ہر صوبے میں اپنی ایک فوج، اپنا ایک کمانڈ سٹرکچر موجود ہے، ان کی سپلائی لائن، ان کے بھرتی کرنا لوگوں کو، ان کے ہاں رضاکاروں کو شامل کرنا، پھر اپنے کمانڈرز جو ہیں ان کو اور ان کے جانشین جو ہیں ان کی نشاندہی کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے، اور جب تک ان کو سینٹرلائزڈ کمانڈ جو ہے اس حوالے سے سپریم لیڈر کی طرف سے نہیں جائے گی، ان کو جو گیون ایس او پیز ہیں، پری وار آرڈرز ہیں کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو آپ نے جب تک آپ کے سامنے نئے سپریم لیڈر کا بیان یا ان کی طرف سے واضح انسٹرکشنز نہیں آتی، اس وقت تک آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے اور آپ نے لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا۔ تو پھر کسی بھی ایسی جو معاہدہ ہے جو اگرچہ ایرانین ڈیلیگیشن کی طرف سے یہاں پر ریچ کر لیا جاتا ہے، اس پر بھی امپلیمنٹیشن کے لیے سب سے بڑی نوڈ جو ریکوائرڈ ہوگی وہ نئے ایرانین سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی کی طرف سے درکار ہوگی، اور وہ ملنے کے بعد ہی اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا۔ ایک ایوالونگ سچویشن ہے اور ہمارے سامنے ہر گزرتے پل، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو میں یہاں روکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کرامت مغل صاحب کے ساتھ یا اسی طریقے سے خود اپنی ویڈیو میں دو بہت ہی اہم سبجیکٹس ہیں، ایک جو چرچ کی لڑائی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور یہ اس کو جب آپ ڈیپلی سمجھیں گے تو یہ بیسیکلی زائنزم کے ساتھ کرسچینٹی کی لڑائی ہے جو اب ایک ڈیفرنٹ شیپ لینا شروع ہو چکی ہے، اور دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، کچھ نئے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں جن کا تذکرہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔